हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आपके हिंदी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। यहाँ से आपका हिंदी में एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर बनेगा, चाहे आपका एग्ज़ाम कोई सा भी हो। आप यूपी पुलिस, यूपी एसआई या आपको हिंदी जिसमें भी क्वेश्चन पूछा जाता है, यूपी लेखपाल, वीडियो, जो भी एग्ज़ाम है, अगर हिंदी पूछी जाती है, साहित्य पूछा जाता है, तो यहाँ से 1 नंबर बनने का चांस ज़रूर होगा, एक क्वेश्चन बनने का चांस ज़रूर होगा। ठीक है, आज हम ये साहित्य का दूसरा पार्ट करने वाले हैं। जैसे कि सभी बच्चों का कमेंट आ रहा था कि हिंदी साहित्य कराएं सर, तो एक पार्ट हमने कवर करा दिया था और ये आज हमारा दूसरा पार्ट है हिंदी साहित्य का। ठीक है, तो सभी लोग बने रहिएगा इस वीडियो में हमारे साथ, और बहुत ही शानदार ये प्रश्न होने वाले हैं। यहाँ पर लिखा है पहला क्वेश्चन, या टाइप आप ऐसे करेंगे, पैटर्न के आधार पर पढ़ेंगे, और निश्चित ये हम गारंटी दे सकते हैं ऐसा पूरा यूट्यूब पर नहीं मिलेगा सिस्टमेटिक। ठीक है, तो यहाँ पर बात करेंगे सबसे पहले हम अष्टछाप के कवि के बारे में। ठीक, अष्टछाप की कवि की बात की जाए तो इसमें अष्टछाप में 8 कवि है, 8 कवि थे, जिसमें से 4 कवि जो थे वो वल्लभाचार्य के शिष्य थे और 4 कवि विट्ठलनाथ के शिष्य थे। ठीक है, तो इसको कैटेगराइज हमने बांटा भी है कि 4 जो वल्लभाचार्य के शिष्य थे उनका नाम था सूरदास हो जाएगा, एक कुंभन दास हो जाएगा, परमानंद दास हो जाएगा और कृष्ण दास हो जाएगा। ठीक है, 4 वल्लभाचार्य के हो गए, और 4 थे विट्ठलनाथ जी के शिष्य। तो ये कौन थे? छीत स्वामी हो गया, गोविंद स्वामी हो गया, चतुर्भुज स्वामी हो गया और नंददास। देखिए कितना अच्छे तरीके से लिखकर आपको बताया है। पहले ये लिखा जाता है, फिर आपको समझाया जाता है। ठीक है, और आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो आपको ये पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है, जैसे कि आपके आगे ग्रामर की वीडियो की जो पीडीएफ है वो बना कर दी गई है, ऐसे ही आपको ये साहित्य की भी पीडीएफ मिलने वाली है। ठीक है, चलिए, तो ये अष्टछाप देख लिया। अब बात कर लेते हैं काल के विभाजन के बारे में। तो काल का विभाजन है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा। ठीक है, यहाँ पर काल की बात की जाए तो हिंदी साहित्य के काल को या हिंदी साहित्य को अपने बात करेंगे, जो यहाँ पर व्यक्ति हैं उन्होंने 3 तरीके से बांटा है। जैसे पहले उन्होंने आदिकाल बताया, ठीक है, फिर उन्होंने मध्यकाल बताया, फिर उन्होंने आधुनिक काल बताया। बोला है आदिकाल का दूसरा नाम वीरगाथा काल होता है। ये भी नाम याद रख लेना, कई बार पूछा जाता है कि किसका नाम वीरगाथा काल है, तो आदिकाल का। ऐसे ही मध्यकाल की बात करें तो मध्यकाल की 2 शाखाएं हैं या 2 भाग हैं। जैसे पूर्व मध्यकाल, तो इसे हम भक्ति काल के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसमें भक्ति पर प्राथमिकता दी गई है। उत्तर मध्यकाल की बात करेंगे, इसमें रीतिकाल है। ठीक है, और आधुनिक काल को नया नाम दिया गया था गद्यकाल। ठीक है, तो कभी कभार ये इनके नाम भी पूछ ले जाते हैं कि भक्ति काल किसे कहा जाता है, तो पूर्व मध्यकाल को। ठीक है, तो ये चीज़ देख लिया आपने, ये एग्जाम में बनता है। आगे हम बात कर लेते हैं बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके, जैसे आदिकाल है, भक्ति मध्यकाल है और फिर आपका आधुनिक काल है। तो सबसे पहले हम मध्यकाल को पढ़ेंगे जिसमें ज़्यादा कवि हैं। तो भक्ति काल की बात करेंगे तो भक्ति काल में भक्ति काल को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो निर्गुण काव्य धारा, एक सगुण काव्य धारा। एक में एक में आपका ज्ञान और प्रेम को महत्व दिया गया है, एक में आपका भक्ति को महत्व दिया गया है। तो निर्गुण काव्य धारा में क्या है, आपका ज्ञान और प्रेम को महत्व दिया गया है। ठीक है, इसमें ज्ञान पर बल दिया गया है और प्रेम पर बल दिया गया है। तो निर्गुण काव्य धारा की 2 शाखाएं होती हैं, ज्ञान मार्गी शाखा और प्रेम मार्गी शाखा। अगर बात करेंगे निर्गुण काव्य धारा में भक्ति को महत्व नहीं है, साथ ही साथ ये भी पूछा जा सकता है कि इसमें ज्ञान और प्रेम पर बल है। इसकी 2 शाखाएं होती हैं, ज्ञान मार्गी शाखा और प्रेम मार्गी शाखा। तो यानी कि इसके अंतर्गत आने वाले जो कवि होंगे, कुछ ज्ञान को महत्व रखते होंगे और कुछ प्रेम को महत्व रखते होंगे। ठीक है ना, तो ये आप कैटेगराइज कर लेंगे। ठीक है, 1 और 2। इसके बाद हम बात करेंगे सगुण काव्य धारा की। सगुण काव्य धारा में क्या होता है, ये भक्ति को प्रधानता दी जाती है। सगुण भाग जो काव्य धारा है इसमें भक्ति की प्रधानता रहेगी। अब भक्ति भी 2 तरीके से होगी, या तो राम भक्ति के रूप में होगी या कृष्ण भक्ति के रूप में। तो राम भक्ति शाखा के कवि अलग होंगे और कृष्ण भक्ति शाखा के कवि अलग होंगे। ठीक है, ये चीज़ समझ रहे हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो हम बात करते हैं, जैसे हमने निर्गुण वाली काव्यधारा की जो शाखा देखी थी, ज्ञान मार्गी शाखा। इसमें क्या है, ज्ञान पर बल दिया गया है ज्ञान मार्गी शाखा में। अब इसके इंपॉर्टेंट कवि देख लीजिए। तो सारे पहले तो ये बात कर लें आप, जो आपके पास ये चारों चीज़ें हैं, ज्ञान मार्गी शाखा, प्रेम मार्गी शाखा, राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, ये सभी के सभी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है और इनके कवि अधिकतर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं हम किसकी, ज्ञान मार्गी शाखा की कवि की। इसमें ज्ञान पर बल दिया गया है। तो इसके प्रमुख कवि कौन कौन से हैं इस वाली शाखा के, तो कबीरदास जी हैं, रैदास जी हैं, गुरु नानक हैं और दादू दयाल जी हैं, सुंदरदास हैं और रज्जब, इसके साथ साथ गुरु नानक। ठीक है, अच्छा ये गुरु नानक 2 बार रिपीट हो गया। ठीक है, आप समझ लीजिए, एक बार ही है। तो आपने देख लिया। ठीक है, तो ये आपके कौन से हैं, ज्ञान मार्गी शाखा के कवि हैं।
तो ये आपके महत्वपूर्ण हो गए। अब बात करते हैं प्रेम के आधार पर। तो प्रेम मार्गी शाखा की कवि कौन कौन से हैं, तो ये इन्हें हम सूफी काव्य भी कहते हैं। कई बार क्वेश्चन आता है तो निम्न में कौन सा सूफी कवि नहीं है या सूफी कवि है, तो इसके जो विकल्प हैं या इसके जो कवि हैं वो याद रख लेना, बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। जैसे इनके सूफी कवि जो हैं या प्रेम मार्गी शाखा के कवि जो हैं वो है मुल्ला दाऊद हैं, जो कि हिंदी के प्रथम सूफी कवि माने जाते हैं। ठीक है, इसके बाद मलिक मोहम्मद जायसी हैं, कुतुबन हैं, मंजन हैं, उस्मान हैं। एक चीज़ हम और यहाँ बताना चाह रहे हैं कि आपका प्रेम मार्गी शाखा ना, बल्कि यहाँ पर ऐसा जरूर पूछा जाएगा कि सूफी काव्यधारा की कवि इनमें से कौन से हैं। तो ज़्यादातर ये जो क्वेश्चन मिला है वो मलिक मोहम्मद जायसी के साथ क्वेश्चन देखने को मिला है। ठीक है, फिर भी हम आपको सजेस्ट करेंगे कि ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। ठीक है, और इसका PDF आपको मिल जाएगा, आप कमेंट करिएगा। ठीक है, अब आपने निर्गुण भक्ति धारा की देख ली ना, निर्गुण काव्य धारा की 2 शाखाएं, प्रेम ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी। अब बात करेंगे सगुण भक्ति धारा की 2 काव्य धाराएं, जो कि राम भक्ति शाखा के कवि होंगे, कुछ तो कृष्ण भक्ति शाखा के कवि होंगे। राम भक्ति शाखा में क्या है, इनका जो संबंध होगा सभी का वो रामानंद से होगा। ठीक है, रामानंद जी से होगा, और रामानंद के कितने 12 शिष्य थे, इनमें से कुछ प्रमुख हैं यहाँ राम भक्ति शाखा में। जैसे तुलसीदास की बात की जाए, नाभादास की बात की जाए, अग्रदास की, हृदय राम की, प्राणचंद चौहान और रघुराज सिंह। ठीक है, और इसके अलावा भी हो सकते हैं, लेकिन हमने आपको वही चीज़ बताई है जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। ये आपके बहुत महत्वपूर्ण है, पैटर्न याद रखना। ठीक है, अब बात करेंगे कृष्ण भक्ति शाखा की कवियों की। तो कृष्ण भक्ति शाखा के कवि देख लीजिए, तो इनका जो संबंध होगा वो वल्लभाचार्य जी से होगा। ठीक है, अब वल्लभाचार्य जी से होगा तो इससे संबंधित जो प्रमुख कवि हैं वो भी देख लीजिए। ठीक है, तो इनकी बात करेंगे, इससे संबंधित कवि एक तो सूरदास हो जाएंगे, कृष्णदास हो जाएंगे, नंददास, रसखान, रहीम, मीराबाई, कुंभन दास, परमानंद दास, उसके बाद चतुर्भुज दास। ठीक है, ये चतुर्भुज दास हो जाएगा, और नरोत्तम दास। तो आपने देख लिए, ये इतने सारे जो प्रश्न हैं वो आपके बन सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो आपने जो भक्तिकाल को देखा, भक्तिकाल की 2 शाखाएं थी, एक तो निर्गुण काव्यधारा, एक सगुण काव्यधारा। तो निर्गुण में हमने दो तरीके से देखा है कि ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी। ठीक है, ऐसे ही हमने सगुण काव्यधारा को 2 तरीकों से देखा है कि राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। अब बात करने वाले हैं हम रीतिकालीन कवियों के बारे में। ठीक है, सबसे पहले अब बात करेंगे हम रीतिकालीन कवि। अब भक्तिकाल के कवि देख लिए, जिन्हें हम पूर्व मध्यकाल के कवि कहते हैं। अब बात करेंगे हम रीतिकालीन कवि, जिसे हम उत्तर मध्यकाल कहते हैं। तो रीतिकालीन कवियों को 3 तरीके से बांटा गया है कि रीतिबद्ध कवि, रीति सिद्ध कवि और रीति मुक्त कवि। ठीक है, तो यहाँ पर बात करेंगे सबसे पहले रीतिबद्ध कवियों के नाम। तो इनमें से सबसे प्रमुख आपके केशव दास जी हैं। इसके साथ साथ ये और दिए हैं, जैसे आपका चिंतामणि जी हो गएंगे, मतीराम, देव रसलीन, मुबारक हो जाएंगे, भूषण हो जाएंगे, कुलपति मिश्र हो जाएंगे, याकूब खां, पद्माकर हो जाएंगे, सुरती मिश्र हो जाएंगे, सोमनाथ, भिकारी दास, दूल्ह, ग्वाल और प्रताप शाही। ठीक है, ये सारे के सारे रीतिबद्ध कवियों से रिलेटेड हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कुछ आपके रीति सिद्ध कवि और रीति मुक्त कवियों की। तो रीति सिद्ध कवियों की बात करेंगे तो सेनापति, निधरी, बैनी, कृष्ण कवि रसनिधि और कृष्ण कवि रसनिधि, पजनेश, द्विजदेव। इसके साथ साथ बिहारी जी भी हैं, उनको हमने अलग से लिया है। ठीक है, रीतिकालीन कवि, रीति मुक्त कवि की बात करेंगे तो घनानंद, आलम हो जाएंगे, शेख ठाकुर हो जाएंगे, बुद्धिसेन या बोधा। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपके बनेंगे। लेकिन अगर आपसे ये वाला जो स्लाइड है याद ना हो, कोई बात नहीं। अब हम आपको रीतिकाल के प्रमुख कवि, इन्हीं में से जो महत्वपूर्ण हैं वो पूछे जाते हैं, उनके हमने इकट्ठे नाम लिए हैं और यहाँ लिख दिया है रीतिकाल के महत्वपूर्ण कवि। मतलब तीनों में से छांटकर जो आपके महत्वपूर्ण बन सकते हैं वो आप देख लीजिएगा। तो बिहारी जी हो गए, भूषण हो गए, आलम हो जाएंगे, पद्माकर हो जाएगा, बोधा और केशव दास, सेनापति और मतीराम। ठीक है, और घनानंद, देव। ठीक है ना, चलिए इतना हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम आधुनिक काल के कवि के बारे में। अब हमने देखा आधुनिक काल, और उसके बाद में हम लास्ट बात करेंगे आदिकाल के कवि। ठीक है, तो आधुनिक काल पहले देख लेते हैं। तो आधुनिक काल को क्या है, जो है 5 भागों में बांटा गया है। एक तो भारतेंदु युग, फिर आपका द्विवेद युग, फिर आपका छायावाद युग या उत्तर छायावाद युग, या इसे हम छायावाद उत्तर युग या शुक्लोत्तर युग भी कहते हैं। उसके बाद प्रयोगवादी नई कविता इसे बोलेंगे। ठीक है, इसका ये टाइम पीरियड है, देख लीजिएगा। ठीक है, एग्जैक्ट ये कई सारी बुकों में अलग अलग दिया है, लेकिन फिर भी हमने ऑथेंटिक लिखा है, आप देख लीजिएगा। इसके अप्रोक्स आपका जो भी आंसर मिलेगा वही आंसर सही हो जाएगा। ठीक, चलिए तो हम बात कर देंगे सबसे पहले भारतेंदु युग के कवि के बारे में। तो भारतेंदु युग के प्रमुख जो कवि हैं वो कौन कौन से हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएंगे,
बद्री नारायण चौधरी जिन्हें हम प्रेमघन के नाम से जानते हैं ये हो जाएंगे, प्रताप नारायण मिश्र हो जाएंगे, राधा कृष्ण दास हो जाएंगे, अंबिका दत्त व्यास हो जाएंगे। ठीक है, सभी महत्वपूर्ण कवि हैं। आगे बात करेंगे हम आगे द्विवेदी युग के कवियों की। तो द्विवेदी युग के कवि देखेंगे तो द्विवेदी युग जो है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी इसमें प्रमुख कवि हैं। इसकी बात करेंगे श्रीधर पाठक, हरिऔध हो जाएंगे। उसके बाद आपके मैथिली शरण गुप्त हो जाएंगे, नाथूराम शर्मा, शंकर हो जाएंगे और जगन्नाथ दास रत्नाकर ही हो जाएंगे, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही हो जाएंगे, बालकृष्ण शर्मा नवीन हो जाएंगे। ठीक है, ये आपके ब्रैकेट में जो दिख रहे हैं ना ये इनके शॉर्ट नेम है। ठीक है, तो ये आपके द्विवेदी युग के हो जाएंगे प्रमुख कवि। द्विवेदी युग जो है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा था। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे अब छायावादी युग के कवियों के नाम, सभी महत्वपूर्ण है, देख लीजिएगा। देखिए हम आपको बता दें यहाँ से डायरेक्ट कवियों के नाम बनते हैं कि इनमें से कौन सा छायावाद का कवि है, और आप किताबों को छानकर लिखेंगे तो आपको बहुत सारा देखना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा। ये आपको बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से लिखा है, आप इसे लिख लीजिएगा, एक जगह अच्छे से कवर कर लीजिए और यही आपके एग्जाम में बनने वाले हैं। तो बात करेंगे हम छायावाद के कवियों की। तो यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी का नाम सबसे पहले आता है, और उसके बाद बात करेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो जाएंगे, सुमित्रानंदन पंत हो जाएंगे, महादेवी वर्मा, रामकुमार वर्मा, उदय शंकर भट्ट, उसके बाद वियोगी इनका उर्फ नाम है, लक्ष्मी नारायण मिश्र हो जाएंगे, जनार्दन प्रसाद झा, इसे द्विज कहते हैं, ये हो जाएंगे। अब बात करेंगे हम प्रगतिवाद के कवियों की। तो प्रगतिवाद के कवि की बात करेंगे तो यहाँ केदारनाथ अग्रवाल हो जाएंगे, रामविलास शर्मा जी हो जाएंगे, उसके बाद नागार्जुन, रागे राघव, शिव मंगल सिंह सुमन हो जाएंगे और त्रिलोचन हो जाएंगे। ठीक है, अभी हमने ये क्या बताया आपको, जो आपका नई आधुनिक युग है, आधुनिक युग या नई कविता के प्रमुख कवि हैं, तो ये आपको सही सिस्टमेटिक तरीके से लिखवा दिए हैं, हर एक कवि के हर एक बाद के इंपॉर्टेंट कवि जो कि एग्जाम में बनने के चांसेस हैं। तो आप अच्छे से लिख लीजिए इन्हें। ठीक है, पीडीएफ चाहिए हो तो आप कमेंट करिएगा। अब बात करेंगे तार सप्तक के बारे में। तो कभी कभार ये भी पूछ लिया जाता है कि तार सप्तक निम्न में से तीसरा तार सप्तक कब आया था, तार सप्तक, और इसमें से कौन सा कवि नहीं है। इस तरीके से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। तो तार सप्तक की बात करेंगे, तार सप्तक की, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा, और ये आगे द्वारा बनाया गया संगठन था। इसमें 7 कवियों का मंडल हुआ करता था और ये 1943 में बनाया था। ठीक है, तार सप्तक कब बना था, 1943 में बना था, या आया था। इसमें 7 कवियों का मंडल है, आगे द्वारा ये बनाया गया था। इसका मतलब क्या है, तो कुल तार सप्तक कितने हैं, तो आपको याद रखना 4 कुल तार सप्तक हैं, और हर एक तार सप्तक में 7 कवि हैं। ठीक है, हर एक तार सप्तक में 7 कवि हैं और 4 तार सप्तक हैं, जिसमें से एक नोट आपको याद रखना है, चारों तार सप्तक में सिर्फ एक ही ऐसे हैं। तार सप्तक की एकमात्र महिला कवि कौन है, तो शकुंतला माथुर हैं। ठीक है, ये आपको देखने को मिलेंगी आगे। चलिए आगे बात करते हैं प्रथम तार सप्तक के बारे में। तो प्रथम तार सप्तक जो है वो कब आया था, 1943 में। इसके महत्वपूर्ण कवि की बात की जाए तो पूछा जाता है निम्न में से कौन से कवि प्रथम तार सप्तक के हैं या नहीं है। तो आपको सारे नाम याद होने चाहिए, तभी आप इसे लगा पाएंगे। ठीक है, गजानन माधव मुक्तिबोध ये हो जाएंगे, नेमी चंद जैन, भारत भूषण अग्रवाल हो जाएंगे, प्रभाकर माचवे हो जाएंगे, गिरजा कुमार माथुर, डॉक्टर रामविलास शर्मा और आगे जी। ठीक है, ये कौन से पहले तार सप्तक के कवि थे। आगे बात करेंगे दूसरे तार सप्तक की कवि की। तो यहाँ लिखा है दूसरा तार सप्तक है वो कब आया था, तो 1951 में आया था। रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती हो जाएंगे, नरेश मेहता हो जाएंगे, शमशेर बहादुर, उसके बहादुर सिंह, उसके बाद भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर, देखिए ये रही माँ, ये रही एकमात्र महिला। ठीक है, हरि नारायण व्यास जी। चलिए ये हो जाएगा दूसरे के। अब तीसरे तार सप्तक की कवि देख लीजिए। यहाँ पर तीसरा तार सप्तक कब आया था, तो ये 1959 में आया था, बना था। ठीक है, और कीर्ति चौधरी हो जाएंगे, प्रयाग नारायण त्रिपाठी जी, केदारनाथ सिंह, कंवर नारायण सिंह, विजयदेव नारायण शाही, उसके बाद सर्वेश्वर दयाल, उसके बाद सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, मदन बादशाहन। ठीक है, तो ये आपके तीसरे तार सप्तक के कवि हैं। अब बात कर लेते हैं चौथे तार सप्तक के कवि की। तो चौथा तार सप्तक है वो कब आया था, तो ये 1979 में आया था। तो राजेंद्र किशोर, श्रीराम शर्मा, ये शर्मा लिखा है। ठीक है, और यहाँ मिस्टेक हो गया, श्रीराम शर्मा कर लेना, सुमन राजे, नंद किशोर आचार्य, स्वदेश भारती, राजकुमार अंबुज और अवधेश कुमार। ठीक है, तो चारों तार सप्तक के महत्वपूर्ण कवि देख लिए आपने। अब बात कर लेते हैं कुछ और आगे की। अब आदिकाल की, जो हम पीछे छोड़कर चले थे आदिकाल, तो अब बात करेंगे आदिकाल की या वीरगाथा काल की। ठीक है, तो यहाँ आदिकाल या वीरगाथा काल इसका दूसरा नाम है। तो आदिकाल के प्रमुख या महत्वपूर्ण कवि कौन कौन से हैं, तो देख लीजिए। आदिकाल के प्रमुख कवि
अमीर खुसरो जी जगनिक हो जाएंगे, मधुकर हो जाएंगे, भट्ट केदार हो जाएंगे, नल सिंह हो जाएंगे, विद्यापति, दलपति विजय, नरपति नाल, सांगधर और चंद्रवरदाई। ठीक है, इनकी अलग से रचना भी पूछी जाती हैं। इनमें जो रासु ग्रंथ लिखे गए हैं वो अलग से पूछे जाते हैं। तो हम वो आप नेक्स्ट पार्ट में पढ़ रहे होंगे साहित्य में, जिसमें हम कवि और उनकी रचनाओं से रिलेटेड पार्ट को कवर कर रहे होंगे। तो इसमें हमारे महत्वपूर्ण कवियों से रिलेटेड वीडियो था। और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो हिंदी में काल विभाजन है वो किस तरीके से किया गया है, कितने काल में। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो काल विभाजन है वो 4 प्रकार से किया गया है। तो पहला जो काल है वो वीरगाथा काल है, जिसे हम आदिकाल के नाम से जानते हैं। दूसरा काल है वो भक्ति काल है, जिसे हम पूर्व मध्यकाल के नाम से जानते हैं। तीसरा जो है वो रीति काल है, इसे हम उत्तर मध्यकाल के नाम से जानते हैं। चौथा जो है वो गद्य काल है, इसे हम आधुनिक काल के नाम से जानते हैं। यह क्वेश्चन ऐसा मिल सकता है कि आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, आधुनिक काल, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार काल विभाजन है, जिसे हम वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल और गद्य काल अन्य नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे आदिकाल का जो नामकरण है वो भी कई प्रकार से किया गया है। तो आदिकाल के नामकरण की बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं कि आदिकाल का आदिकाल नाम किसने दिया, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। चारण काल किसने कहा आदिकाल को, तो जॉर्ज गियर्सन ने। प्रारंभिक काल किसने कहा, मिश्र बंधु ने। बीजपन काल किसने कहा, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। सिद्ध सामंत काल किसने कहा, राहुल शंकराचार्य ने। तो एक बार इनको आप रिधम में पढ़ लीजिएगा, सारे पूछे जाते हैं। उसके बाद वीर काल किसने कहा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। संधि चारण काल किसने कहा या संधि काल किसने कहा, तो ये डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। ठीक है, तो एक बार आदिकाल के नामकरण से रिलेटेड क्वेश्चन भी बनता है, तो देख लीजिएगा। अब बात कर रहे हैं अंतिम स्लाइड की। तो यहाँ पर रीति काल का नामकरण है। तो रीति काल को क्या क्या नाम दिए गए हैं, तो रीति काल को श्रृंगार काल किसने कहा, तो विश्वनाथ प्रसाद ने कहा। रीति काल को रीति काल किसने कहा, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। रीति काल को अलंकृत काल किसने कहा, तो मिश्र बंधु ने। ठीक है, तो आपने ये आपका हिंदी साहित्य का दूसरा पार्ट कवर किया है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शायद ही है यूट्यूब पर आपको ऐसा कंटेंट देखने को मिलेगा, और निश्चित ही जुड़े रहिएगा। आपका साहित्य से हम एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं देंगे, बिल्कुल हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से आपका पूरा साहित्य कवर करवाएंगे। ठीक है, बस आप सपोर्ट करते रहिएगा, वीडियो को शेयर जरूर करें, और जिनको ज़रूरत होगा उनको आप ज़रूरतमंदों को शेयर करें, ताकि वो भी अपना फ्री में पढ़ाई कर सकें। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।